Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. Today we will be discussing about the reviewing the reservation. Basically अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कुछ भी स्टेट्स हैं वो अपने अपने जो स्टेट के जो रेजिडेंट्स हैं उनको कोटा प्रोवाइड करने के फेवर में कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, हरियाणा चाहता है कि हरियाणा में जितनी भी प्राइवेट जॉब्स है प्लस जितनी भी पब्लिक सेक्टर जॉब्स है उसमें 50% से ज़्यादा जो हैं वो हरियाणा के ही रेजिडेंट्स हो। बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट एंड सिटीजन, जो कि आपको लक्ष्मीकांत या आप नॉर्मली गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। हमारे इंडिया का ये स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये वेल डिफाइंड है कि जो इंडिया का सिटीजन का मतलब है अंडर दी कंट्री, ठीक है, अंडर दी यूनियन। बट जो रेजिडेंट्स होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं, ठीक है। गेटिंग इट कि एक रेजिडेंट जो है वो इंडिया का खुद को रेजिडेंट बोल सकता है, बट स्टेट का सिटीजन बोलना इज नॉट द कॉन्सेप्ट, ओके। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूएसए की तरफ ध्यान दें तो वहां पे क्या है, वहां पे ये होता है कि वो उस देश का सिटीजन तो है, इसके अलावा स्टेट्स वाइज भी स्ट्रक्चर डिसाइडेड है कि इस स्टेट का ये बंदा सिटीजन है, यानी वहां पे डुअल सिटीजनशिप है। वहीं इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तो उसी चीज को कहीं ना कहीं, और इसके अलावा रिजर्वेशंस की जो कैटेगरीज होती है और इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के बारे में और चीजें लिखी हुई है, इन सारी चीजों को आपस में ये चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है। मैंने आपको सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट बता दिया। आगे अब हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, बेस बनाते हैं कि आखिर रिजर्वेशन होते क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। वहीं ये दूसरा पर्सन है जिसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है, ओके। अब ये एक जगह है, पॉइंट है जहां पर ये पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन को कैसे ट्रीट किया जाता है या कोटास को कैसे ट्रीट किया जाता है? कोटास का मतलब होता है कि इस पर्सन को जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसको एक प्लेटफॉर्म, उसको एक बैकबोन प्रोवाइड करना जिससे कि वो इजीली वहां तक पहुंच सके, जिससे कि जिसके पास रिसोर्सेज है और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो एक इक्वालिटी की कंडीशन पैदा हो, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। और रिजर्वेशन का मतलब होता है ऐसे एरियाज में स्पेशली जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए कुछ प्रॉपर जगह बनाना, उनको भी उनका एक स्पेस प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन। अदरवाइज जिसके पास रिसोर्सेज है वो तो आगे निकल जाएगा और सारी चीज वही टेक ओवर कर लेगा, तो इक्वालिटी की कंडीशन बनी रहे। इसी वजह से जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनको कि हम कह सकते हैं कि कैटेगरीज या सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, उसकी भी हम बात करेंगे स्केड्यूल्स में जो मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे लोगों को एक रिजर्वेशन, एक अपना स्पेस प्रोवाइड कर देना इस जगह में, ताकि वो लोग जो इन लोग के पास रिसोर्सेज हैं उनको भी कोप अप कहीं ना कहीं कर पाए, गेटिंग। अब अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को बोला है कि अगर वो फेवर में है किस चीज को एक्सटेंड करने के, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी किसके अंदर? स्टेट स्पेसिफिक के अंदर, ठीक है, बियॉन्ड द 50% सीलिंग बाय द इंदिरा सवन्हे केस, दैट इज 9 जज बेंच। अब मैं आपको इस केस की भी थोड़ी बैक स्टोरी दे देती हूँ। 1992 में ये केस हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर 9 बेंच जो है हमारे बैठे थे, जिसके अंदर इंदिरा सावन्य केस के नाम से ये चीज जानी जाती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें, कुछ डिसीजंस लिए गए थे, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स ली गई थी, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। बैकग्राउंड ये था, बैकग्राउंड में यही था कि जो कोर्ट है उसने फ्रेम किया था कि एक मेन क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है 2018 की महाराष्ट्र लॉ की। 2018 का महाराष्ट्र लॉ क्या था? वो लॉ था कि जो मराठा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको 16% से रिजर्वेशन दिया जाएगा। मराठा कम्युनिटी कौन सी होगी? मेनली हमें पता है महाराष्ट्र को उसके इसी चीज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसको लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग तो बांटा गया, तो कहीं ना कहीं वहां पे महाराष्ट्र में माना जाता है कि सारे मराठा, ऑब्वियसली महाराष्ट्र है तो वहां पे मराठा लोग होंगे, तो वहां पे बोला गया कि 16% जो जॉब्स में रिजर्वेशन होंगी वो मराठा लोगों की ही होंगी, जो कि कौन से होंगे? जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट होंगे स्टेट के, ओके। अब लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में जून 2019 में बोला कि नहीं, आपने 16% कर दिया बट हम 12% जो करेंगे वो एडमिशन यानी एजुकेशन सेक्टर में और 13% जॉब्स में करेंगे। चलो ठीक है। इसके अलावा इसके साथ साथ एक इंट्रोडक्शन आया एक्ट का, जिसके अंदर हमें पता चला
जो रिजर्वेशन बेनिफिट है स्टेट का वो 50% से ज्यादा एक्सीड कर सकता है, यानी स्टेट अपने स्पेसिफिक पे डिसाइड कर सकती है कोटास का, रिजर्वेशन का। इससे पहले ये समझा जाता था कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। अब इसी के चलते हुए पीछे पीछे तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश ने भी, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैं बता दूं कि ऐसा कुछ वहां पे भी हुआ था, उन लोगों ने भी इस चीज का फैसला लिया कि हम 50% से ज्यादा रिजर्वेशन अपने अंडर जो लोग होंगे उनके लिए, अंडर लोग मतलब जो स्टेट स्पेसिफिक लोग होंगे। ओके, अब प्रेजेंटली क्या है कि बेंच जो है उन लोगों ने कुछ इश्यूज को देखा है। क्या इश्यूज देखे हैं? सबसे पहले 1992 का, जिसमें इंदिरा सामने जो केस था उसके अंदर क्या था, उस चीज को दोबारा हमें देखने की जरूरत है, एक लार्जर बेंच इन द लाइट ऑफ द सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल। अब क्या हुआ है कि टाइम टू टाइम हमारा आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड चेंज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स भी आती है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने बोला कि एक बार इस जो 1992 की जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हुई थी, जो रिजर्वेशन लिमिट्स थी, उनको दोबारा देखने की जरूरत है। सॉरी, इसके अलावा मराठा कोटा लॉ जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा, जिसमें उन लोगों ने 16% की मांग की थी बट वो 12 और 13% कर दिया गया था। उसके अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू डिसाइड वेदर द मराठा कोटा लॉ इज कवर्ड अंडर द एग्जेम्पशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, रिजर्वेशंस के अंदर क्या होता है, रिजर्वेशंस की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अगर आपको ब्रॉड इसकी पिक्चर देखनी है, आप लक्ष्मीकांत करो, आप गूगल करो, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ कैटेगरीज होती है जो स्पेशली एजुकेशन सेक्टर को एनहांस करने के लिए दी जाती है, कुछ जॉब स्पेसिफिक होती है, कुछ एक पर्सन की इकोनॉमिकली या सोशली बैकग्राउंड के ऊपर होती है, कुछ एक पर्सन की पीढ़ी दर पीढ़ी, जो जैसे कि हम बोलना नहीं चाहिए बट जो लोग हमारे घर के आसपास झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू यूज दैट वर्ड, या जो लोग सीवेज साफ करते हैं, ठीक है, उनका माना जाता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ये चीजें पास ऑन होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो डेवलपमेंट जरूरी है। तो ऐसे ये अलग अलग रिजर्वेशन की कैटेगरी होती है, उसमें से एक कैटेगरी होती है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो उसके अंदर बोला यही गया कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा डिसाइड करना चाहिए कि ये रिजर्वेशन जो मार्क है 50% से मार्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फेडरलिज्म और पावर जो होती है स्टेट्स की, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का मतलब होता है डुअल स्ट्रक्चर, एक यूनियन है एक स्टेट है। अब उसके अंदर भी क्या होता है, 102nd अमेंडमेंट थी जिसके अंदर बोला गया था कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी अपनी पावर है, बट कहीं ना कहीं जब से 50% वाला मार्क आया है तो इन पावर्स के ऊपर भी देखा जा रहा है कि कहीं ओवरलैपिंग हो रही है, यूनियन की पावर कहीं ना कहीं स्टेट ओवरलैप कर रहा है, स्टेट की कहीं ना कहीं यूनियन ओवरलैप कर रही है, तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिकल 342A, जिसके अंदर साफ साफ बोला गया है कि अगर कोई भी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कोई भी कुछ भी चेंज किया जाएगा तो वो प्रेसिडेंट की पावर के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी उनसे पूछ के किया जाएगा, उनसे पूरी परमिशन लेके किया जाएगा। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें एक और बार 342A को देखने की जरूरत है, और उसमें स्टेट पावर की जो स्टेट पावर जो अपने अकॉर्डिंग से कर रही है क्लासीफाई, तो वो इस फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट करेगी उस चीज को भी देखने की जरूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 342A इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बैकग्राउंड में अब ये बताया गया है कि ओवर द टाइम कैसे कैसे क्या क्या डिसीजंस लिए गए, जैसे कि मंडल कमीशन जो कि 1979 में सेटअप की गई थी, जिसके अंदर हमारे स्केड्यूल्स वगैरह का क्राइटेरिया आया था पूरा, जो हमारे अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 स्केड्यूल्स है वो आज से पहले नहीं थे, वो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए। ठीक है, मैंने परसों ये चैप्टर पढ़ा था लक्ष्मीकांत का, तो उसके अकॉर्डिंग शायद यही ईयर 1970s या 79 के आसपास ही ये स्केड्यूल्स आए थे, जो कि मंडल कमीशन के अंदर ही आए थे। इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशंस भी आए, ठीक है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इसके अलावा चैलेंज भी किया गया कोर्ट को कि ये तो कहीं से इक्वालिटी नहीं हो रही है, तो उन लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उस पर भी कई डिसीजंस आए, फिर उस पर भी कई कमेटीज बैठी, तो ये सब तो लाइन वाइज चलता ही गया। ठीक है, पढ़ना हो तो आप एक बार पढ़ सकते हो। अब 102nd अमेंडमेंट थी क्या, इसके अंदर 2018 की जो अमेंडमेंट थी, इसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकग्राउंड क्लास, इस ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडी को डेवलप किया गया, और ये जो अमेंडमेंट थी इसको इंसर्ट किया गया आर्टिकल 338B और 342A के अंदर। ओके, 342A अभी हमने पढ़ा, जिसके अंदर साफ बोला गया कि प्रेसिडेंट से पूछ के सब किया जाएगा, और आर्टिकल 338B जो थी उसका यही मतलब था कि हम एग्जामिन करेंगे, हम देखेंगे कि लोग सच में सोशली बैकवर्ड
इकोनॉमी से गुजर रहे हैं नहीं गुजर रहे, उसके बाद उनके वेलफेयर का सोचेंगे। और 342 मैंने आपको बता दिया गया था, जिसके अंदर प्रेसिडेंट को स्पेसिफाई करना होता है कि ये क्लास इसके अंदर है और ये स्टेट के अंदर, मतलब इन सिंपल प्रेसिडेंट को हर चीज डिफाइन करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। सो ही कैन डू दिस कंसल्टेशन विद गवर्नर। उसके बाद जैसे अब कोई स्टेट स्पेसिफिक है, ठीक है, अब असम की कोई, मान लीजिए असम की कोई जनजाति उठ के आ जाती है जो बोलती है कि नहीं हमें भी आरक्षण चाहिए, जो कि मोस्टली वहां पे होता रहता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ये सब होता रहता है। तो जो स्टेट का जो गवर्नर होगा वो पहले प्रेसिडेंट के साथ करेगा इंटरेक्ट, तब वो उस चीज पे डिसीजन लेगा। ये नहीं होगा कि गवर्नर डायरेक्टली उस चीज को करेगा, क्योंकि गवर्नर के पास भी पावर्स होती हैं, बट यहाँ पे साफ बोला गया है कि प्रेसिडेंट को स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मेनली प्रेसिडेंट पे रोल यानी एक यूनियन पे एक फोकस करने की कोशिश